हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 3 खनिज और शक्ति संसाधन, कक्षा 8 भूगोल। और विषय क्या है हमारा? खनिज और शक्ति संसाधन। तो बच्चों, इस पाठ में आप क्या पढ़ेंगे कि हमारे को खनिज पदार्थ जो है वो मिट्टी से मिलते हैं। हमने आपको पिछले पाठ में भी बताया कि हमारी जो मिट्टी है उसमें बहुत से भूमि में बहुत से खनिज पदार्थ होते हैं। मिट्टी का मतलब जो भूमि के अंदर हमारे बहुत से खनिज पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए। और कुछ जो खनिज पदार्थ होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं, जिनको रसायनों के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है, वो मानव निर्मित खनिज पदार्थ कहलाते हैं। और इसकी जो उसमें है शीर्षक में ये खनिज के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको शक्ति संसाधन क्या होते हैं। जैसे आपको कुछ भी कार्य करना है तो उसके लिए आपको चाहिए। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं या आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त मैं आपको फ़ोन से या लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ, तो हमने ये लैपटॉप और फ़ोन को चार्ज कैसे किया? लाइट से ही। बिजली जब आपके घर में होगी तभी आपके ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका लैपटॉप है, आपका फ़ोन है, तभी चार्ज होगा और फिर तभी आप पढ़ाई कर सकेंगे। ये आपके क्या है? शक्ति संसाधन। तो ये आपको समझ में आया कि जो भी चीज़ें पावर से रिलेटेड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शक्ति संसाधन। तो अब आपको इसका शीर्षक का अर्थ अच्छे से समझ आ गया। अब हम पाठ में पढ़ेंगे कि खनिज पदार्थ हमें कैसे मिलते हैं, कौन कौन से होते हैं और शक्ति संसाधनों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। अब देखते हैं, पाठ शुरू करते हैं। अब आप इस पाठ के शुरू में एक चित्र देख रहे हैं। चित्र 3.1 कोयले की खदान में ट्रक का भरण। अब देखो, कोयले की एक खदान है, यहाँ पर किस तरह से क्रेन लगी हुई है और क्रेन खूब सारा कोयला भरती है और ट्रक में लोड कर रही है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ में पढ़ते हैं। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। अब देखो, किरी है वो कहाँ जा रही है? सुकांत से मिलने के लिए। सुकांत कहाँ रहते हैं? धनबाद के निकट। उनका एक पैतृक स्थान मतलब उनका अपना घर है। जो जैसे अब आपके दादा दादी बोलते हैं ना कि हम उस गांव में रहते थे, तो वो जो है गांव जो है उनका पैतृक स्थान हो गया। तो वो वहाँ पर उससे मिलने जा रही थी। तो किरी ने देखा कि जितना भी क्षेत्र जो भी आ रहा है वो काले रंग का है, इतना काला क्षेत्र। और वो उसको देखकर ना हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये इतना काला और धूल भरा, मतलब मिट्टी मिट्टी सी ऐसे यहाँ पर क्यों उड़ रही है? तो उसने यह जो है सुकांत से पूछा। तो सुकांत ने बोला कि जो हमारा गांव है वो कोयले की खदान के निकट है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको धूल दिख रही है और काला दिख रहा है। तो उसने वहाँ पर है जो ट्रक भी देखे, क्योंकि आप चित्र में देख रहे हैं कि ट्रकों में किस तरह से जो है कोयले को डाला जा रहा है और लेके जाया जा रहा है। तो जब हम खुदाई करते हैं तो मिट्टी तो उड़ती है ना, तो काले रंग का उसको दिख रहा था सब कुछ, तो इसलिए उसने ऐसे पूछा। तो फिर उसने बोला, तो सुकांत ने उत्तर दिया कि यह सभी खनिज जो है कोयले को लेकर जा रहे हैं। तो
तो अब इससे आप समझ गए कि किस तरह से होता है कोयले के खदानों का। तो अब किरी उससे क्या पूछती है कि खनिज क्या है। तो सुकांत ने उसको बताया, क्या आपने कभी नानाबाई को बिस्किट बनाते देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक पृथक कर देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। तो बच्चों कितने अच्छे से जो है सुकांत ने ये बात को समझाया कि जब आप बिस्किट खाते हैं तो आपको पता है ना बिस्किट किन चीज़ों से मिलकर बनता है। आटा, दूध, चीनी, ये तो हमारे जो है शाकाहारी लिखा होता है ना बच्चों। आप जब बिस्किट लेके आते हो कि ये शुद्ध शाकाहारी है, इसमें कोई भी एग शामिल नहीं है, ये विदाउट एग है। तो कुछ बिस्किट जो है सिर्फ आटा, दूध, चीनी के बने होते हैं और कुछ बिस्किट्स ऐसे होते हैं जिनमें अंडे भी मिलाए जाते हैं, तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है। और आज के समय में क्या है कि हरे रंग का निशान है, तो आपको समझना चाहिए कि यह शुद्ध शाकाहारी है। अगर लाल रंग का निशान है तो उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ जो है एग या मांस मिला हुआ है। लाल रंग जो है वो मांसाहारी को प्रदर्शित करता है और हरा रंग जो है शाकाहारी को प्रदर्शित करता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको इसको याद रखना चाहिए जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, ख़ास तौर पे बिस्किट्स हैं और इसके अलावा बहुत से फ्रूट केक आते हैं। और इन चीज़ों में जो है कुछ में एग मिला होता है और कुछ विदाउट एग होते हैं। तो और भी हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिन पे ये सब होता है, तो आप यह देखकर ले सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है कि हमारे बहुत से खनिज ऐसे हैं जो कई पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इस पृथ्वी पर जितनी भी चट्टानें हैं वो कई पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, जो क्या कहलाती है? खनिज। और ये जो खनिज है ये पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह ही फैली हुई है। तो समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होता है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संक्रेदित होता है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, स्वतंत्र और अंटार्कटिका। अब क्या है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं उनका कोई भी निश्चित क्या है? रासायनिक संगठन हो, वह ही क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। और खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं होते हैं। किसी क्षेत्र में तो क्या है ये शैल समूहों में होते हैं और कुछ हमारे यहाँ पर खनिज ऐसे हैं जो आसानी से भी मिल जाते हैं और कुछ बड़ी मुश्किल से मिल जाते हैं। और ऐसे खनिज हमें कहाँ पर मिलते हैं? जैसे आर्कटिक महासागर में और अंटार्कटिका महासागर में। तो आगे देखते हैं हम। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम ये पाठ
शुरू किया था, तो उसकी जब मैं आपको भूमिका समझा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत से खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनका अपना अस्तित्व होता है, वो किसी भी मानवीय या रासायनिक हस्तक्षेप से मिलकर नहीं बने होते हैं, और बहुत से जो हैं वो जो है मानव निर्मित होते हैं, वो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो ये स्वयं प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जो निर्मित होते हैं वो अपने किस से पहचाने जाते हैं? भौतिक गुण, रंग, घनत्व, उनका आकार और उसकी कठोरता के रूप से पहचाने जाते हैं। अब देखिए आप इसमें है क्या आप जानते हैं, आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी क्या है? खनिज है। अब आपके भोजन में जो नमक आप खाते हो वो उसमें क्या है? खनिज है। कौन सा खनिज होता है? सोडियम। आपको पता है ना नमक में कितना सोडियम होता है? आयरन होता है और इसके आयोडीन होता है। हमारे नमक में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में आयोडीन। तो आपने देखा होगा कि नमक के पैकेट पर भी लिखा होता है हम आयोडीन नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक है ये। तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखो आप खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। अब पृथ्वी पर क्या है? 3000 से भी अधिक विभिन्न खनिज हैं जिनको हम संरचना के आधार पर क्या है? 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन से भाग है वो? धात्विक और अधात्विक। अब आप देखो नीचे एक टेबल बनी हुई है जिसमें खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। धात्विक क्या है? लो और अलो। और धात्विक के नीचे कुछ भी नहीं लिखा गया है। अब आप धात्विक के बारे में पढ़ेंगे। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालित करती हैं और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। अब देखो धात्विक क्या है? ये कच्चे रूप में है। और धातुएं क्या होती है? कठोर पदार्थ होती है। और ये किसकी सुचालक है? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है। इसमें एक क्या होता है? इनमें एक चमक की विशेषता होती है। जैसे लो अयस्क है, बॉक्साइड है, मैग्नीज अयस्क है, इनके क्या है? धात्विक खनिज के उदाहरण है। और धात्विक खनिज जो है वो लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। लोह क्या होते हैं? लोह खनिजों जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में क्या होता है? लोहा होता है। और अलोह क्या होते हैं? खनिजों में जो है उनमें लोहा नहीं होता, लेकिन ये कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा में हो सकती है। अब लोह अयस्क जो है वो किस में होते हैं? खनिज में और मैग्नीज में और क्रोमाइट में। और जो अलोह होते हैं ये किस में होते हैं? सोना, चांदी, तांबा, इसमें आपको मिल सकते हैं। अब देखिए आप अधात्विक खनिज क्या होते हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे चूना है, पत्थर है, अब्रक है और जिप्सम है। यह क्या है? अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है? हमारे अधात्विक खनिज है। तो आपको समझ आया धात्विक और अधात्विक। अब क्या देखेंगे हम आगे? खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। अब एक और टेबल आई है। यह टेबल आप देख सकते हैं चित्र 3.3 में खनिजों का निष्कर्षण। तो आप खनिजों का निष्कर्षण किस तरह से करेंगे? खनन, प्रावधान और आखनन। खनन में क्या आएगा? विवृत खनन, कूपकी खनन। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम
पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन। आपको पता है ना, हमारे खनिज पदार्थ पृथ्वी के बहुत अंदर जाकर हैं और इनको हम किससे निकालते हैं? खुदाई की सहायता से। तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वह पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? विवृत खनन। कुछ जो खनिज पदार्थ हैं वो ऊपर की ही जरा सी सतह आप हटाओगे मिट्टी की, थोड़ी सी खुदाई पर ही निकल आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विवृत खनन। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निष्पेषों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। अब देखो, कुछ खनिज जो है बहुत गहराई में होते हैं, तो इनको इन तक पहुंचने के लिए जो है खूब गहराई करनी पड़ती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कूपकी खनन। अब आगे देखें, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। अब प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम कहाँ पर पाए जाते हैं? धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, तो इनको बाहर निकालने के लिए जो है बहुत खुदाई की जाती है और इसको क्या बोला जाता है? प्रवेधन। अब 3.4 आप देख रहे हैं, इसमें देखिए आप किस तरह से जो है अब तट तेल का प्रवेधन किस तरह से किया जा रहा है। अब जैसे पानी के कितने नीचे होगा ये पेट्रोलियम, उसको निकालने के लिए किस तरह से ये जो मशीन लगाई गई है और इसको बाहर निकाला जाएगा। तो सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे क्या नाम दिया गया है? आखनन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि खनिजों को जो धरातल के अंदर से निकाला जाता है उन्हें प्रवेधन कहते हैं, और जिनकी खूब गहरी खुदाई की जाती है वो प्रवेधन होते हैं, और जिनको आसानी से निकाल लिया जाता है उसे आखनन कहते हैं। अब आप आगे देखें, आप शैल को देखकर बता सकते हैं कि यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होगा। तो अब ये आपके बारे में एक क्वेश्चन है कि आप जब शैल को देखते हैं तो आप क्या बता सकते हैं वो तांबा है या क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे, खनिजों का वितरण। खनिज जो है विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ अगले शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अगले और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। अब देखो, खनिज जो है वो विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ तो क्या है, अगले शैल में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि जो अन्य है वो क्या है, अवसादी शैलों में। अब आगे देखें, धात्विक खनिज अगले और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर पठार है वो भी किन से बनते हैं? धात्विक खनिज और कायांतरित शैल समूह जिनसे क्या है, पठारों का। पठार आपने देखे हैं कितने दिखाए जाते हैं आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में ही आपके आएगा पठार, तो उसमें आप देखेंगे। आगे आप देखिए, उत्तरी स्वीडन में लोह अयस्क, कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम अगले और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले कुछ जो है हमारे यहाँ पर
खनिजों के ये उदाहरण हैं जो उत्तरी स्वीडन में पाए जाते हैं और कनाडा में पाए जाते हैं। अब आगे देखो, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। और फ्रांस में क्या पाया जाता है कि कांक्रीज प्रदेश में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर निक्षेप। और जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संयंत्र इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखो हर एक देश में जो है कितने अलग अलग तरह के जो है खनिज पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है, अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। अब आप यह एक मानचित्र देखेंगे, मानचित्र में आपको इधर दिखाया गया है कि लोहा तांबा और बॉक्साइट। अब जो यहाँ पर जैसे लोहा के आगे एक निशान बना हुआ है, तो आप अब मानचित्र देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि लोहा कौन कौन से क्षेत्र में पाया गया है। तांबा का निशान देखो तो तांबा कौन कौन से देश की निकटवर्ती सीमाओं में पाया गया है। बॉक्साइट, तो यह जो निशान बनाए गए हैं इनसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देश में कौन कौन सी चीज़ों की जो है कौन कौन से खनिज हमें प्राप्त होते हैं। यह चित्र आपने देखा तो इसमें आपको यह सारा मार्क कर दिया गया है। आगे अब हम पढ़ेंगे एशिया। एशिया में क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टील उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टील उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। अब आप देख सकते हैं कि चीन और भारत के पास क्या है, बहुत सारा लौह अयस्क मतलब लोहा। और यह महाद्वीप क्या है, विश्व का आधे से अधिक किस चीज़ का उत्पादन करता है, टीन का। और जबकि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के क्या है, सबसे ज़्यादा टील उत्पादक है। मतलब यहाँ पर टील की जो है बहुत सा इनके पास मात्रा में है। अब क्या है, चीन के पास सीसा भी है, एंटीमनी भी है और टंगस्टन का भी उत्पादन में चीन सबसे आगे है। और एशिया में क्या है, मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी जो है मात्रा में मिलता है। अब आप देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात नहीं कि खनिज निष्पक्ष नहीं है। मतलब स्विट्जरलैंड में कौन सा है ये किसी को भी ज़्यादा पता नहीं है। अब आगे देखो यूरोप। यूरोप क्या है, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। अब पहले आपने देखा था कि विश्व के अग्रणी में क्या है, टील उत्पादक उसका था जो है मलेशिया, चीन और इंडोनेशिया का। अब यूरोप में क्या है, लौह अयस्क जो है यूरोप भी सबसे आगे है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। और जबकि तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप जो है वो क्या है, पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब आपको समझ में आया कि यूरोप में कौन कौन से देशों के पास कौन कौन से खनिजों की मात्रा है। अब आगे देखो आप, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। कौन से क्षेत्र हैं वो, ग्रेट लेक के उत्तर में, कनाडिया शील्ड प्रदेश, लेशली प्रदेश और पश्चिम के पर्वत श्रृंखलाएं। यहाँ पर जो है वो तीनों क्षेत्र जो ये है इनमें क्या है, खनिज
निक्षेप है। और लो अयस्क निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कहाँ पर है? कनाडियन शील्ड प्रदेश में। और कोयले का अल्पलिशेशन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कॉरिडोर में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। अब आप यह एक मानचित्र और देख रहे हो, इसमें आप कोयला देखो कि कोयले को किस चित्र से अंकित किया गया है और खनिज तेल को किस चीज से अंकित किया गया है। अब यह क्या है? यह है चित्र 3.6 मानचित्र जो है ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? यह विश्व में खनिज तेल और कोयले का वितरण कौन कौन से देश में हो रहा है, इसको यह जो है प्रदर्शित कर रहा है। अब आप आगे देखें दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में क्या है? ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब क्या है? ब्राजील जो है विश्व कोटि में क्या है? यहाँ पर बहुत अच्छी तरह का जो है लोहा अयस्क है और यह इसका बहुत बड़ा ही उत्पादक है। चिली और पेरू जो है वो तांबे के उत्पादक है। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टील के सबसे बड़े उत्पादक हैं। और दक्षिण अमेरिका के पास क्या है? सोना है, चांदी है, जस्ता है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, अब्रक है, प्लेटिनम है, एस्बेस्टस और हीरा के क्या है? ये विशाल निक्षेप। अब देखो हर एक देश में जो है कोई ना कोई विशेष चीज विशेष रूप से प्राप्त है। अब आगे देखो आप, खनिज तेल जो है वो कहाँ पर मिल रहा है? दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब ये आपका हो गया दक्षिण अमेरिका। अब आगे देखेंगे हम अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो खनिज संसाधनों में धनी है। संसाधनों में धनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरा विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। क्या है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरा विश्व के सोने का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइड क्या है? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। अब आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और अफ्रीका में और कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है देश में। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टील और निकेल का बहुत बड़ा उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के यहाँ पर सबसे बड़े निक्षेप हैं। आगे देखें अंटार्कटिका। विभिन्न खनिजों निक्षेपों पूर्वानुमानों में से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। देखो विभिन्न खनिजों के उससे पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए क्या प्रसिद्ध है? अंटार्कटिका का भूविज्ञान। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के पिंसचाल पर्वत के निकट लोहे की मात्रा महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूरा अनुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी क्या है? बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। अब आपने ये सब देख लिया कि कौन कौन से देश में कौन कौन सी जगह पर जो है ये खनिज कौन कौन से हमें प्राप्त होते हैं। अब देखेंगे हम खनिजों के उपयोग कि हम खनिजों का उपयोग किस तरह से करते हैं। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है और वह कैसे होता है?
रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। अब जो है, जो भी खनिज पदार्थ हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ मतलब नरम होते हैं और कुछ कठोर होते हैं। तो रत्न, अब आपने रत्न से आप क्या समझेंगे? जैसे आपने देखा होगा कई लोगों ने हाथ में कुछ नगों की पीले, लाल, नीले रंग की अंगूठियां पहनी होती है। तो जो रत्न, इनमें प्रयोग होने वाला जो खनिज है वो क्या होता है? कठोर होता है। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। अब देखो आ गई ना बात की ये जितने भी रत्न होते हैं ये हमारे आभूषण बनाने के काम आते हैं। जैसे, और इनको अलग अलग शेप में काटा जाता है। अब ये कठोर होंगे तो तभी इनको जो है काटा जाएगा। अब तांबा जो है एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबा क्या है? एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक की प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। आपने देखा होगा कि ये तांबे की तार जो है बहुत सारी चीज़ों में डली हुई होती है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्टर से प्राप्त किया जाता है। अब देखो कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? क्वार्टर्स से। अब आगे देखें, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उपयोग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन बनाने में होता है। अब देखो एल्युमिनियम का प्रयोग हम कितनी जगह पर करते हैं और ये हमें किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। और इसका उपयोग आप ऑटोमोबाइल्स जैसे बाइक है, स्कूटर है, इनमें किया जाता है। और हवाई जहाज बनाने के लिए जो उसकी बाहर की लेयर होती है उसमें, और काफ़ी सारी बोतलें जो हैं वो इससे बनती हैं। और भवन निर्माण में एल्युमिनियम की जो है बहुत सारी शीटों का प्रयोग किया जाता है। रसोई के हमारे बर्तन भी किससे बनते हैं? एल्युमिनियम से। अब आप देख सकते हैं खनिजों का संरक्षण। अब खनिजों का संरक्षण किस तरह से किया जाता है? खनिज जो है वो अनवीनीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अब खनिज क्या है? हमारा
एक अनवीनीकरण संसाधन है और खनिजों को बनने के लिए क्या है, बहुत हजार वर्ष लगते हैं। इसीलिए मानव को क्या करना चाहिए, खनिजों का पुनः चक्रण करना चाहिए। अगर आपके कोई बर्तन टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनको दोबारा से जो है बनाना चाहिए, ये नहीं कि उनको फेंक देना चाहिए। तो जो भी ये धातुएं हैं, इनका हमें पुनः चक्रण का एक तरीका ढूंढना चाहिए, जिससे हम अपने खनिज संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन, अब आप ये एक चित्र देख रहे हैं, चित्र 3.7, विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड, कि किस तरह से लाइट बनती है और उसकी क्या शक्तियां हैं। अब शक्ति संसाधन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले हमने किसके बारे में आपको सारा विस्तार से समझाया है, खनिज के बारे में। अब शक्ति संसाधन, सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीज़र का बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की स्त्री वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। अब देखो, सनी की माँ है, जब सुबह उठती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले गीज़र का बटन दबाती है। आपके घर में भी यही होता होगा कि सुबह उठते ही पहले गीज़र का बटन ऑन करो, पानी भरना है तो मोटर का बटन ऑन करो, फिर बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करो, फिर उसके बाद उनके लिए अगर जूस बनाना है, दूध बनाना है, शेक बनाना है तो ब्लेंडर का इस्तेमाल करो। हर घर में ये प्रक्रिया जो है सुबह उठते ही सबकी मम्मी जो है यह कार्य शुरू कर देती है। अगर वो कोई सब्जी वगैरह बनाती है, मसाला पीसती है, तो उसके लिए वो मिक्सी का प्रयोग करती है। तो इस तरह से हर घर में जो है सुबह से लेकर रात तक जो है बहुत सारी बिजली का इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद क्या होता है, विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों को जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अब आप देखो बच्चों, अब आपके घर में जो है जब लाइट आ रही है तो तभी आपके लाइट चल रही है, पंखे चल रहे हैं, गीज़र चल रहा है। अगर यही सुख सुविधाएं गाँवों में हो, पर गांव में आज के समय में तो सब कुछ है, लेकिन बहुत पहले समय में क्या होता था, गांव में इतनी बिजली नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब तो हर गांव में जो है बिजली है। अगर यही हमें बिजली ना मिलती तो क्या हम सरलता पूर्वक ये सब काम कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, कितनी मेहनत लगती। तो अब जितनी भी हमारे यहाँ पर विज्ञान ने तरक्की करी है, तो उससे क्या है, हमारा जीवन जो है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब क्या है, शक्ति और ऊर्जा क्या है, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि और जो हमारे उद्योग है, कृषि है, परिवहन है, इन सब के लिए क्या है, शक्ति की आवश्यकता होती है।
और हमने इनको ऊर्जा संसाधनों को किन दो उसमें वर्गीकृत किया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। अब परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। अब क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से क्या है, उपयोग में लाए जा रहे हैं। और ईंधन और जीवाश्म ईंधन क्या है? इसके दो जो है मुख्य स्रोत है। अब हम ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रयोग जो है पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। अब देखो जो है ईंधन का प्रयोग हम किस में करते हैं? भोजन पकाने में। जैसे जो आपके घर ये गैस आती है, इसके अलावा जैसे गांव में लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाता है, या घर में जैसे स्टोव है उस पे तेल डालकर जो है खाना पकाया जाता है। तो इस तरह जो है हमारे देश में ग्रामीण जो है वो क्या है, उनके द्वारा उपयोग की गई 50% से जो है अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ईंधन से प्राप्त होती है। अब यह एक आप तालिका देखें। तालिका 1 में क्या है? खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, लाभ, हानि और लाभ। अब खनिज तेल के नीचे आप देख रहे हैं लाभ है, फिर हानि है और प्राकृतिक गैस है, इसमें लाभ है। तो पहला है आसानी से परिवहन। अब ये क्या है? आसानी से जो परिवहनीय है वो क्या है? टैंकर है। उसके बाद आता है हमारा पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। तो पेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या है? खनिजों तेलों से हमें क्या है? लाभ मिल रहा है। अब आप प्राकृतिक गैस से लाभ देख सकते हैं, आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन। अब आज के समय में क्या है, आप सबके घर में ज़्यादातर घरों में गैस की पाइपलाइन आ गई है, जिससे बहुत ही सरल हो गया काम करना। नहीं तो सिलेंडर उठाकर लगाना पड़ता था, वो करना पड़ता था, लेकिन अब जो है पाइपलाइन में एक रेगुलेटर लगा होता है, जिसको आप ऑन करते हो तो गैस आपके चूल्हे में आ जाती है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ। प्राकृतिक गैस जो है हमारी तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है, तेल से सस्ता। और यह क्या है? तेल से भी सस्ता है। अब इसकी हानियां देखो। तेल अधिपलवन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, निर्मुख प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। अब वही तो है कि जैसे अब ये गैसें जो है हवा में जाती है तो क्या होता है, कितनी अम्लीय वर्षा, मतलब वो बारिश हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। अब है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? ईंधन। ईंधन के लाभ और हानि देखो। सुप्राय और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्राप्त करना। और इसकी हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है और नवीनीकरण। और कोयला है, इसके लाभ और हानि देखो आप। विस्तृत रूप से उपलब्ध कोयला, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त। और इससे हानि क्या है? प्रदूषण का स्रोत और परिवहन के लिए भारी। तो ये आपको समझ में आया इनके लाभ और हानि। अब है जल विद्युत। ये हमारे जो भी आपने पढ़े हैं ये हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। अब जल विद्युत से लाभ देखो। प्रदूषण मुक्त, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और यह सस्ता है। इससे हानि क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में खर्चीला। ये हमारे जल विद्युत के
लाभ और हानि था। अब आप आगे देखें, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से क्या बन जाते हैं, जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसे पौधे और जानवर जो मर जाते हैं, जैसे कुछ पौधे सड़ जाते हैं तो क्या है, लोग उनको फेंक देते हैं, तो धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी जमती रहती है, वो पृथ्वी में दबते रहते हैं, तो वो बहुत सालों बाद क्या बन जाते हैं, किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, जीवाश्म ईंधन में। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है, हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार जो है वो सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसीलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है, खनिज का जो भंडार है वो बहुत ही सीमित है, और विश्व में जितनी भी जनसंख्या हमारी बढ़ रही है वो उस दर से ही उसका जो है उपयोग करेगी। तो क्या है, जब किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाना शुरू करोगे तो उसकी जो है वो जितनी भी मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो यह हमारे लिए क्या होगा, एक नुकसान की बात सिद्ध होगी। आगे हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में, कोयला। यह बहुयाता में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कोयला हमारे पास क्या है, बहुत अधिक मात्रा में है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्रहित धूप के रूप में जाना जाता है। कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है, और इसका उपयोग हम किस में करते हैं, घर में जो हम ईंधन खाना बनाने में करते हैं उसमें करते हैं, और उद्योगों में किया जाता है, और क्या है, लाइट बनाने के लिए, विद्युत मतलब बिजली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कोयले को हम क्या बोलते हैं, तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है। जो कोयले से प्राप्त हमें लाइट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, तापीय ऊर्जा। और जिसका आज जो है कोयला हम हर जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें कैसे प्राप्त हुआ, बहुत लाखों वर्ष पहले जो है एक विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में यह दबने से बना। कोयले को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, अंतर्निहित धूप। विश्व में अग्रगणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादकों क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। अब विश्व के सबसे आगे जो है कोयला किन देशों में है, चीन में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जर्मन में, रूस में, दक्षिण अफ्रीका और कहाँ पर है, फ्रांस में। अब है पेट्रोलियम। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो इसकी साइकिल को चरमाने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे क्या बोला जाता है, परिकरणशाला में इसको भेजा जाता है और वहाँ पर अप्रकृषित पेट्रोलियम से के प्रकरण में विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और संलेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है,
काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम और मुख्य उत्पाद देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक हमारे क्या हैं, जहाँ पर यह पेट्रोलियम जो है हमें अधिक मात्रा में मिला है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। भारत की जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो क्या है, असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाईवे और तथा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा, जहाँ पर जो है पेट्रोलियम को तैयार किया जाता है। अब आगे देखिए आप, आगे है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निष्पेषों के साथ ही पाई जाती है और तब तक निर्मुक्त होती है जब अप्रकृष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड क्या है, प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस किसके साथ हमें पाई जाती है, पेट्रोलियम के साथ ही। और आज के समय में क्या है, प्राकृतिक गैस का प्रयोग हम वाणिज्यिक ईंधन हमारे जैसे जिसको आप बोलते हैं सीएनजी गैस वगैरह, ये इसके रूप में किया जाता है। और ये कहाँ पर मिलती है सबसे ज़्यादा, रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड में क्या है, इसका प्रमुख उत्पादक है प्राकृतिक गैस के। अब आप आगे देखें, भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ तटीय प्रदेशों में क्या है, प्राकृतिक गैस संसाधन है और विश्व के बहुत कम देशों के पास क्या है, प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार है। आपने समझा ये, भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई में क्या है, कुछ तटीय क्षेत्रों में किसके भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के। और विश्व के बहुत कम देशों के पास क्या है, प्राकृतिक गैस के जो भंडार है वो पर्याप्त ही है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी से टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न परंपरागत गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया है, जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ का आप उपयोग करें। अब माना कि आपको हमने 10 पैकेट बिस्किट के दे दिए, ठीक है, हर एक बच्चे के पास 10-10 पैकेट बिस्किट के हैं, तो क्या है, एक बच्चा एक दिन में ही 10 पैकेट ख़त्म कर देता है और एक बच्चा क्या है, वो 10 पैकेट को 10 दिन तक चलाता है। तो क्या हुआ कि वो एक ही दिन में खाकर उसने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और दूसरे बच्चे ने उसका प्रयोग 10 दिन तक किया। इसी तरह से ही बच्चों, ये एक आपके सामने उदाहरण है। अगर आपके पास, अब ये आप जितने भी हमारे पेट्रोलियम है, ये सब चीज़ें जीवाश्म ईंधन है, ये क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं। अब जैसे आपके घर में 4 गाड़ियाँ हैं, तो आप चारों लोग जा रहे हो एक ही दिशा में, ठीक है, तो आप चारों अलग अलग गाड़ी लेके जा रहे हो, तो कितना पेट्रोल आप खराब कर रहे हो। अगर आप ऐसे करो कि चारों एक ही गाड़ी में बैठ जाओ और जिसका जो उसी एक ही रास्ता है ना, वो हर एक व्यक्ति अपने रास्ते पे अगर उतरता जाएगा अपने जिस जगह पर उसने जाना है, तो क्या होगा, पेट्रोल की हम कितनी बचत करेंगे। तो हमारे लिए जो है आज के समय में इन सब जो हमें प्रकृति से जो चीज़ें मिल रही हैं, उनको बचाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है।
तो ये चीज़ें हमारे जीवन को कितना सरल बना रही है। और अगर यही चीज़ें नहीं होंगी तो आप कल्पना कर सकते हो कि आपका जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर पेट्रोल की कमी हो जाएगी, पेट्रोल के दाम बहुत अधिक हो जाएंगे, तो क्या होगा? तब आप ना पेट्रोल खरीद पाओगे, ना गाड़ियों में घूम पाओगे। तो इसीलिए हर वक्त बोला जाता है कि हमें सोच समझकर जो है यह कार्य करने चाहिए। अब आप आगे देखें, जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, यह जल विद्युत कहलाती है। अब देखो आप, बांधों में क्या होता है? वर्षा का जल, नदी का जल ऊंचाई से गिरने पर क्या होता है? वहाँ इकट्ठा हो जाता है। और बांध के अंदर से क्या है, पाइप के द्वारा यह बहता हुआ जल कहाँ जाता है? बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर ये गिरता है, और जिससे क्या है, वहाँ पर एक ब्लेड लगे होते हैं जो जनरेटर को लाइट से घुमाते हैं। तो यह जल क्या कहलाता है हमारे लिए? विद्युत। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। विश्व की ऊर्जा की 1/4 हिस्सा जो है वो किससे उत्पन्न होता है? जल से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत का सबसे आगे देश है, जो वो कौन कौन से हैं? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। और भारत में जो है वो क्या है? कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं, वो कौन से हैं? भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी की परियोजनाएं। आपने भाखड़ा डैम के बारे में सुना होगा, वो कहाँ पर है? नंगल में। और गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, तो ये आप चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखो एक बांध का चित्र है। अब टरबाइन आप देख रहे हो, इसमें जल भंडार कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है और जनरेटर पर कैसे उसको करके और फिर किस तरह से यहाँ पर बिजली को बनाया जा रहा है। ये आपको समझ में आया। अब हम आगे देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोगों से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका प्रयोग लगातार होता रहा तो हमारे यहाँ पर जो है वो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त क्या होगा? इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण से पैदा होगा। और इसीलिए क्या है, ये गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो नवीनीकरण है कि हमें उपयोग की आवश्यकता है। आगे देखो, सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा से प्रकाश ऊर्जा हमारे लिए प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों के तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत अधिक लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। तो आपको यह सौर ऊर्जा के बारे में जो है पता लगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और हमारे पास तालिका है, ये आप तालिका देखो। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के क्या लाभ और हानि है।
प्रदूषण मुक्त है पवन ऊर्जा। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की लागत इसमें कम होती है और यह सुरक्षित और साफ है। और इससे पवन ऊर्जा की हानि क्या है? यह ध्वनि प्रदूषण है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान आता है। पक्षियों के लिए यह हानिकारक है। अब आप सौर ऊर्जा देखें। सौर ऊर्जा से क्या लाभ और क्या हानि है? सौर ऊर्जा के लाभ हैं असमाप्य और क्या है? प्रदूषण मुक्त होती है सौर ऊर्जा। और इसकी हानि क्या है? ये बहुत खर्चीला है। स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। अब आप आगे देखो, ज्वारीय ऊर्जा। ये जो आप पढ़ रहे हो, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये क्या है? हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत स्रोत। अब ज्वारीय ऊर्जा का आप लाभ देखोगे, प्रदूषण मुक्त और असमाप्य और इसका वन्य जीव का आवास का नष्ट होना ज्वारीय ऊर्जा से हानि और दोहन में कठिन। ये क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के। अब आप आगे देखें, परमाणु ऊर्जा, इसका लाभ और इसकी हानि। इसका लाभ है परमाणु ऊर्जा का बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन। और इससे हानि हमें क्या होती है? रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना और सबसे खर्चीला है। आगे देखिए, बायोगैस। बायोगैस से क्या लाभ है? कम लागत होती है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग है और बायोगैस का उत्पादन है। और इससे हानि हरित गृह प्रभाव का कारण। अब भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है? इससे लाभ क्या है? स्वच्छ पर्यावरण, हितैषी व हर समय उपलब्ध। हानि शहर से बहुत दूर, अव्यवस्थित होने के कारण विद्युत वहन और खर्चीला। अब आपको यह समझ आ गया ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से थे और इनके लाभ और इनकी हानियां। अब हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा। अब ये आप एक चित्र देख रहे हैं 3.15, इसमें सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यह सौर पैनल है। अब हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। पहले के समय में बच्चों क्या है, पवन चक्कियाँ लगाई जाती थी जो हवा के चलने से चलती थी और इससे क्या करते थे? अनाज पीसते थे और पानी को निकालते थे। तो ये बहुत पुरानी बात है जब इन चक्कियों का प्रयोग किया जाता था। आज भी बहुत सी जगह है जहाँ पर यह चक्कियाँ चलती हैं। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो क्या करती है? विद्युत उत्पादन करने के लिए किससे जुड़ी हुई होती है? जनरेटर से जुड़ी हुई होती है। और पवन चक्कियों के समूह से युक्त जो पवन है वो कहाँ पर हमें मिलते थे? तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहाँ पर जो है बहुत तेज हवाएं चलती थी और यह वहीं पर स्थित होती थी। और ये पवन फार्म जो है वो कहाँ पर होते थे? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा यह स्पेन में पाए जाते थे, जो पवन ऊर्जा को जो है उत्पादन में क्या है? उल्लेखनीय है। अब आप यहाँ पर एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सौर कुकर जो है, सौर कुकर आप कैसे बनाएंगे? कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्युमिनियम की नीली दार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद कर दें और उसे ट्यूब के भीतरी वाले हिस्से में रख दें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न तो अंदर आ सकती है और न बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें जो है वो ट्यूब पर गिरेंगी और इस बंद खाली जगह में रोक ली जाएंगी और यह बाहर नहीं निकल सकती।
तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें क्या है, रखा हुआ चावल जो है वो कुछ समय में ही पक जाएगा। अब आप देख रहे हो ये चित्र भी दिया गया है, किस तरह से देखो बच्चों सौर कुकर बनाया गया और चावलों को सूर्य की रोशनी से पकाया गया है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा जो है वो प्राकृतिक तौर पर इससे प्राप्त होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ है जो यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ जो है वो क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक क्या हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास क्या है, यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। थोरियम जो है वो विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। और भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। तो देखा आपने कि जो ये परमाणु ऊर्जा है इसके स्थान कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर ये जो है हमें प्राप्त होती है। अब देखिए आगे, भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जो हमें ऊर्जा पृथ्वी से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर जो है गहराई बढ़ने के साथ तापमान जो है वो लगातार क्या है, बढ़ता जाता है। और कभी कभी क्या होता है, यह तापमान जो है वो ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाता है क्योंकि नीचे गर्मी बहुत होगी। यह ताप ऊर्जा जो है वो शक्ति उत्पादन करने में इस्तेमाल की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोत के रूप में भूतापीय ऊर्जा किस काम आती है? खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा क्या है? भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। और इसके बाद कौन से देश हैं? न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। भारत में क्या है? भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो बच्चों अगर आप कभी मणिकरण आपको जाने का अवसर मिला हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो एक गुरुद्वारा है, अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर क्या है, कुछ आपको वो देते हैं, एक पोटली सी बना देंगे, उसमें चावल होते हैं, चने होते हैं। अगर आप वो पोटली को थोड़ी देर पानी में वहाँ के रखोगे, जो वहाँ पानी बह रहा है, तो थोड़ी देर में ही वो चावल और चने पक जाते हैं। और अगर आप उस फर्श पर भी चल रहे होते तो वो फर्श भी क्या है, इतना गर्म होता है। अब आप ये परमाणु ऊर्जा का एक संयंत्र देखो, चित्र जो है 3.17, इसमें क्या है, विखंडन द्वारा ऊष्मा आप नीचे देख रहे हैं। फिर उसके बाद आप ऊपर जाए तो नाभिकीय रिएक्टर है, फिर गर्म जल है, वो भाप बन रहा है और भाप से वो टरबाइन में जा रहा है और फिर जनरेटर और फिर आगे लाइट जल रही है। तो किस तरह से यह यंत्र बनाया गया है। अब आप नीचे एक चित्र देख सकते हैं, क और ख। इसमें क्या, क चित्र में आप क्या देख रहे हैं, मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा, देखो पानी में से कितना धुआं जो है वो बाहर आ रहा है। और ख चित्र क्या है, भूतापीय ऊर्जा की सहायता से खाना पकाया जा रहा है कि किस तरह से जो है पतीलों में खाना भरकर जो है पानी की सतह पर रख दिया और वो कपड़े से ढक दिया और कुछ ही समय में क्या है, भोजन तैयार हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर एक और चित्र है, ये चित्र है भूतापीय ऊर्जा का। भूतापीय ऊर्जा में आप यह चित्र में देख रहे हो,
किस तरह प्रकृति की दरारें आपको दिखाई जा रही हैं, किस तरह से भाप उठ रही है, फिर कुएं का में से जल वो लिया जा रहा है पाइपलाइन द्वारा, फिर जल जो है वो नीचे जा रहा है, फिर टरबाइन में जा रहा है और फिर जनरेटर बना हुआ है। तो यह हमारा किसका उदाहरण है? भूतापीय ऊर्जा का। उसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था? फ्रांस में। तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध का निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वर के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में क्या है? ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। अब आपको यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का भी चित्र दिखाया गया है। अब ज्वारीय ऊर्जा का ये चित्र आप देखो, इसमें दो मशीनें लगाई गई हैं। तो इनमें क्या है? एक में तो जनरेटर है, एक में टरबाइन है। और उच्च ज्वर आप देख सकते हैं, फिर ज्वर भाटा है। दूसरी तरफ आप देखो तो इसमें क्या है? एक में आप अगर तीर का निशान देखोगे, आगे से आगे जा रहा है, दूसरी में दूसरी तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या है? निम्न ज्वर भाटा है और उच्च ज्वर है। तो एक में से आ रहा है, एक में जा रहा है। तो यह आपने चित्र देखा जो। अब हम पढ़ेंगे बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा रहा है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। तो बायोगैस के बारे में आपने सुना होगा कि हम किस तरह से जो है बायोगैस को बनाते हैं, कि पशुओं का जो गोबर है और हमारे रसोई में जैसे आप फलों के, सब्जियों के छिलकों को इकट्ठा कर लेते हो, तो इसको हम रसोई के अपशिष्ट बोलते हैं, को हम किस तरह से गैसीय ईंधन में बदलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? बायोगैस। तो यह क्या होते हैं? यह जैविक अपशिष्ट और बैक्टीरिया द्वारा जो है बायोगैस संयंत्र में बनते हैं। और इसमें क्या है? अनिवार्य रूप में क्या होता है इसमें? जो हमें बहुत ज़रूरी है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। और बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का क्या है? हमारे यहाँ पर सबसे उत्तम साधन है। और जो है हर साल बहुत बड़ी मात्रा में क्या है? जैव खाद का जो है उत्पादन होता है। ऊर्जा जो है सर्वव्यापी है, हर जगह पर ऊर्जा है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन जो है बहुत ही कठिन और खर्चीला है। आप किसी भी चीज़ को जो आपके यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उसे प्राप्त तो कर लोगे, लेकिन उससे किसी चीज़ को बनाना, उसमें बहुत मेहनत लगती है और थोड़े बहुत पैसे भी लगते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को न नष्ट करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही क्या है? हमारे यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। अब आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं कि बायोगैस किस तरह से बनी है? गैस का टैंक है। किस तरह से मिट्टी, खाद, उर्वरक, निकास और कर्दम, किस तरह से यह चित्र आपको दिखाया जा रहा है। इसमें बायोगैस है। तो इसमें आपको क्या बताया गया कि ऊर्जा तो हमारे चारों ओर है, लेकिन अब हमें क्या करना है? हर व्यक्ति को ऊर्जा को नष्ट होने से बचाना है और इसको इकट्ठा करना है, इसकी बचत करनी है और हमें सभी को मिलजुल कर यह कार्य करना है। ऊर्जा जो है वो हमारे भविष्य को क्या है?
बहुत ही सुंदर बनाएगी। तो अब देखो बच्चों, आपने यह पाठ पढ़ा, यह पाठ का हमारा क्या शीर्षक था? इस पाठ का हमारा शीर्षक था कि खनिज और शक्ति संसाधन। तो हमने यह पाठ आपको पूरा विस्तार से समझाया। अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। तो इसका पहला है उत्तर लोहा, कोयला, पेट्रोलियम। ये आपके प्रतिदिन आने वाले हमारे 3 सामान्य खनिज हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, वे शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। अधात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अगण्य तथा कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। तो समझ में आया ये। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, जैसलमेर राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा तथा त्रिपुरा में भी प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब आप अगला प्रश्न देखें, निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का क्या स्रोत पाया जाता है? बायोगैस। और तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेशों में सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखें, 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। तो इसका उत्तर है, आवश्यकता न होने पर बिजली से चलने वाले उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। बल्बों के स्थान पर CLF का प्रयोग करना चाहिए। सब्जी पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए। गैस स्टोव चलाने से पहले आवश्यकता की सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। फ्रिज में रखी ठंडी सब्जियों को गर्म करने से पहले थोड़ा समय खुले में निकाल कर रख देना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। आपने इनमें से सही उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिज की विशेषता नहीं है? नंबर 1, वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। नंबर 2, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है। नंबर 3, वे असमाप्य होते हैं। नंबर 4, उनका वितरण असमान होता है। इसका उत्तर लिखेंगे आप, वे असमाप्य होते हैं। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन है इसके, बोल्विया, चिली, घाना, जिम्बाब्वे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे चिली। आगे देखें, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG को संरक्षित नहीं करेगी? पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो इसका उत्तर है खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। अब हमारा प्रश्न 3 है, कारण बताइए। बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए।
इसका उत्तर है बड़े बांधों का निर्माण करने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। बांधों के निर्माण से भूस्खलन तथा नवीनीकरण होता रहता है। इसीलिए बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं का ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अगला है हमारा अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे अधिकांश उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोयला ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों को चलाने के लिए तापीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कोयला एक भारी खनिज है। इसकी ढुलाई करने पर काफ़ी खर्च हो जाता है। इसीलिए अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित हैं। अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे आप। पेट्रोलियम काले रंग का होता है और यह बहुत मूल्यवान होता है। काले द्रव को परिष्करणशालाओं के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पाद डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक आदि तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बने उत्पाद बहुत मूल्यवान होते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। इसका उत्तर आप लिखें। अखनन से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। अखनन से भारी मात्रा में धूल उठती है जिससे अखनन के आसपास वाले क्षेत्रों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। अखनन से खुले गर्त वाले खान बन जाते हैं जिससे भूमि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए अखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो पहले आप परंपरागत ऊर्जा के स्रोत लिखेंगे। नंबर 1, वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम। नंबर 2, इन स्रोतों किए गए भंडार सीमित हैं। अब आप गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में लिखेंगे। नंबर 1, वे स्रोत जो वर्ष पूर्व ही उपयोग में लाए जाने शुरू हुए हैं, उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और नंबर 2, इन स्रोतों के भंडार क्या है? असीमित है। अब आपको अंतर स्पष्ट करना है बायोगैस और प्राकृतिक गैस। पहले हम किसके बारे में लिखेंगे? बायोगैस। यह गैस मानव निर्मित संसाधन है। इसका उत्पादन जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर को बायोगैस करके किया जाता है। नंबर 3, बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन है। अब आप किसके बारे में लिखेंगे? प्राकृतिक गैस। यह प्राकृतिक संसाधन है। नंबर 2, यह पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाए जाते हैं। नंबर 3, इसका घरेलू वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। अब आप अंतर स्पष्ट करेंगे लोह और अलोह में। खनिज, लोह खनिज, इसके बारे में लिखेंगे। लोह खनिज में लोहा होता है जैसे अयस्क और मैंगनीज, और ये क्या है? क्रोमियम। अब है अलोह खनिज। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है और ये क्या है? जैसे इसमें क्या आता है? सोना, चांदी, तांबा और सीसा। फिर है अगला प्रश्न, इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज, इसके बारे में लिखेंगे। धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होती है। लोह, अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, अयस्क क्या है? धात्विक खनिज के उदाहरण है। अब आप अधात्विक खनिज के बारे में लिखेंगे। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती हैं। चूना, पत्थर, अब्रक और जिप्सम क्या है? अधात्विक खनिज है।
तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा यह प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपसे अगले पाठ पर मिलते हैं। ये तालाब विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें और उनको करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, समझा है, उसके बारे में ये क्रियाकलाप भी करें। 5 नंबर 1 2 3। और फिर ये इस टेबल को भरें।